नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे। पीएम मोदी गुरुवार को संसद पहुंचने वाली कर्मभूमि काशी में थे, तो आज अपनी जन्मभूमि गुजरात में सौगातों की बौछार करने वाले हैं। आज पीएम शाम 4 बजे गुजरात में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा एक्वाटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क जनता को समर्पित करेंगे। सबसे खास, देश के पहले पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पुनर्विकसित इस रेलवे स्टेशन में सुविधाओं की भरमार है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को 71 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया है। रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसे सुविधाएं दी गई हैं। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन में अत्याधुनिक थीम आधारित लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्टेशन परिसर में 5 सितारा होटल भी होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार सुबह से चल रही एनकाउंटर में सेना को सफलता मिली है और इस एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है। दानमार इलाके की आलमदार इल कॉलोनी में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। जानकारी के अनुसार यह एनकाउंटर शुक्रवार को तड़के तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को आलमदार कॉलोनी को लेकर विशेष इनपुट मिला था और इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिर दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई है। यह श्रीनगर में इस महीने का दूसरा एनकाउंटर है। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है। घाटी से कई आतंकियों का सफाया हो चुका। चंद दिनों पहले ही पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी और जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए थे। मारे गए आतंकी में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल था। बता दें कि सुरक्षा बलों को पुलवामा के जिला अस्पताल के पास आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और जिसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 120 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के गंजबा सौदा में बीते दिन बड़ा हादसा हो गया है। लाल पठार गांव में एक कुएं में बच्चे के गिरने के बाद उसे निकालने पहुंचे लोगों की भीड़ की वजह से कुआं धंस गया और जिसके चलते 30 से ज्यादा लोग अंदर जा गिरे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम के जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक करीब 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अब भी 13 लोग लापता हैं, जबकि 4 की मौत हो चुकी है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे के तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भोपाल से बचाव कार्य के लिए रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े अधिकारियों से बात कर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने को लिए कहा। विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भोपाल से रवाना होकर मौके पर पहुंचे और लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। देखिए 19 लोग तो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं रेस्क्यू में। 3 की बॉडी अभी तक मिली है। अभी रेस्क्यू चल ही रहा है रात भर से, लगभग 7:30 बजे से 7 साढ़े 7 बजे से शुरू हुआ था। पूरी रात चल रहा है। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है और ज़मीन यहाँ की बहुत ही धसकने वाली है, इसलिए बार बार धसक रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। जब तक पूरा रेस्क्यू नहीं हो जाता, जब तक फिगर बताना मुश्किल है। सर कई जगह तो देख रहे हैं कि बार बार मशीनें पीछे जा रही हैं। जी, इसीलिए इसीलिए कल एक ट्रैक्टर रेस्क्यू करते हुए अंदर चला गया था। अभी भी ज़मीन लगातार धसक रही है और इसी के कारण काम स्लो भी हो रहा है और उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। सर मिसिंग लोग हैं, मतलब 11 से देखिए अभी मैं फिगर इसलिए नहीं बोलूँगा जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होगा। कोई भी संख्या बोलना उचित नहीं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई है और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मुंबई में अगले 24 घंटों के लिए शहर और उपनगरों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही
आपको बता दें कि आईएमडी ने बीते दिन चेतावनी स्तर को ऑरेंज से बढ़ाकर रेड कर दिया था। शहर में मंगलवार रात से भारी बारिश जारी है और जिसके कारण कई इलाकों में पानी भी भर गया है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक आरके जेनमानी ने कहा है कि मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के भिंड में मनरेगा आवास और शौचालय जैसी योजनाओं में दोहाई पंचायत में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पंचायत के सहायक सचिव और पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत की तरफ से 3 सड़कों की लगभग 9 लाख रुपए की राशि निकालने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। तो वहीं मुक्तिधाम आवास शौचालय मनरेगा में सड़क, तालाब जैसे कई विकास कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में हमने जनपद से लेकर जिला पंचायत, सीईओ, कलेक्ट्रेट और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचायत के सहायक सचिव राघव मिश्रा के द्वारा आवास योजना में भी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। आवास दिलाने के एवज में रिश्वत लेने के पर शिकायत के बाद सहायक सचिव को सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन बाद से में उसे बहाल कर दिया गया। पिछले साल हमको 15,000 रुपए राघव मिश्रा ने मांगे थे, उनको सस्पेंड कर दिया था रोन तहसील में देखे हमको वो आवास के बारे में। उसके बाद सस्पेंड कर दिया, फिर उनको बहाल कर दिए पंचायत में। 1 साल हो गए इसमें, पर कोरोना टाइम में न सैनिटाइजर बटा ना मास्क बटे, कुछ भी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है। मनरेगा कम नहीं मिल रहा हमको। बाकी ग्रामीणों ने बताया कि सड़कें चोरी, हाँ सड़कें चोरी हो गई, ग्रीन है नहीं है कहीं भी, और चोरी पैसा काट लिए पूरी पंचायत में। 3 रोड के शमशान घाट कहीं बने नहीं है, बस ये भ्रष्टाचार और बहाल कर दिए, फिर पंचायत में भेज दिए। हमारे यहाँ जो सहायक सचिव था राघव मिश्रा, उसकी हमने शिकायत की थी। उसने हमारे यहाँ से लाखों रुपए का गबन कर लिया था, जिसकी मैंने शिकायत की। जनपद में 3 रोड हैं सीसी, जो कि मेन रोड से भोला घर की ओर, दूसरी रोड है मेन रोड से करतार सिंह के घर की ओर, तीसरी रोड है मेन रोड से कोमल के घर की ओर। 2 तालाब हैं, पर्कुलेशन टैंक, और 2 शमशान घाट हैं, जो कि गांव वालों को अभी तक पता भी नहीं है कि शमशान घाट कहाँ है। गांव से काफ़ी दूर बना रहे हैं वो भी थोड़ा सा काम करके छोड़ दिया अधूरा। अभी तक ना तो शमशान घाट बने हैं, ना कोई तालाब बना है, ना कोई सीसी रोड बनी है हमारे यहाँ पे। इस संबंध में शिकायत वगैरह नहीं की? नहीं, मैंने हर जगह शिकायत की है। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, तो जिला पंचायत में भी दिया है, और यहाँ भी दिया तहसील में, जनपद। तो पहले एक बार सस्पेंड कर चुके थे हाँ, वो सस्पेंड कर चुके थे। वो 15,000 रुपए वाला जो वीडियो चला था ना, रिश्वत वाला, उसमें उन्होंने जनपद में अटैच कर लिया था, सस्पेंड नहीं किया था। जनपद अटैच कर लिया था, दोबारा से फिर पंचायत भेज दिया गया। यानी भ्रष्टाचार को फिर से बढ़ावा देना है उनका काम। ये पैसा जाता है सीओ साहब पे, इसलिए वो फिर यहाँ भेज रहे हैं। पंचायत भेज ही दिया है उन्होंने, जो कि यहाँ पे वो दोबारा से फिर काम कर रहा है, मास्टर डाल रहा है। मास्टर वो भी ऐसे डाल रहा है कि यहाँ पंचायत में किसी को पता ही नहीं है किसकी मजदूरी चल रही है, क्या चल रहा है। कोई किसी को ना तो जॉब कार्ड नंबर पता, ना जॉब कार्ड की किसी को भनक भी है यहाँ गाँव में। इसकी जांच करके शीघ्र इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको अवगत भी कराया जाएगा। सर, दोही पंचायत में ये बताया गया जो सहायक सचिव था, एक बार सस्पेंड हो चुका है और दोबारा फिर वही का चार्ज दे दिया गया। नहीं, चार्ज तो उसके पास पहले से था, सचिव के बाद वो बहाल हो चुका था। बहाल के अलावा वो पहले से ही जनपद पंचायत में था। उसको जीआरएस का जो कोड है, जो वो था, पासवर्ड था, वो गांव के दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ये शिकायत थी। वहाँ पे 2 तरह की शिकायतें हैं, सचिव, सहायक सचिव की शिकायत है और सचिव की शिकायत है। ये भी बताया गया है कि सरपंच जो है हरिजन है, आदिवासी सरपंच, अनुसूचित जाति के सरपंच हैं, और वो रोन में रहते हैं। उनको बुलाया गया है, सीओ जनपद को कहा गया है कि वहाँ पे किसी इसका पूरा परीक्षण करके निष्पक्ष जांच दे। अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो सचिव और सहायक सचिव दोनों को हटाकर किसी अन्यत्र आदमी को। मध्य प्रदेश के उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने जन्मदिवस पर 50 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल भेंट करे है और जन्मदिवस के सेवा दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान सांसद ने दिव्यांग भाई बहनों को ट्राइसाइकिल वितरित की है। बुधवार को सांसद कार्यालय 6 शक्ति नगर पर आयोजित एक सादे समारोह में
इन ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन, बीजेपी जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना काल में पार्टी और कई अन्य लोगों के असमय निधन के चलते सांसद फिरोजिया ने तय किया था कि वे अपने जन्मदिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाएंगे। इसके चलते सांसद फिरोजिया ने मालाओं से दूरियां बनाए रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मालाओं को मंदिर में चढ़ाने का आग्रह किया और इस दौरान उन्होंने मिठाई से भी परहेज किया। परिवार के संगठन परिवार के, हमारे प्रदेश के, जिले के, देश के बहुत सारे लोग असमय काल के ग्रास हुए हैं। ऐसे दुख की समय, संकट के समय में जन्मदिन मनाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने तय करा, पहले भी पिछले बार भी हमने नहीं करा था, बनाया था, और पिछले बार भी हमने दिव्यांगों को और वृद्धजनों को सामग्री दी थी, और इस बार भी हमने तय करा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना है कि जो हमारा अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उस तक सरकार का लाभ मिले। और मोदी जी ने भी बोला है कि गरीब और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग ये सोचता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो उस गरीब को ये दर्शाना नहीं, जताना नहीं, उसको ये एहसास कराना है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज हम बड़ी सादगी से इस कार्यक्रम को भी संपन्न कर रहे हैं, और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हमने आज 50 ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दी है। और उन्हीं के राजस्थान के जोधपुर में राज्य आपदा प्रतिसाद बल के जवानों को आपदा प्रबंधन का बचाव प्रशिक्षण का लाना झील में संपन्न हो गया है और इस दौरान जवानों ने पानी में डूबते लोगों को बचाने, सीपीआर देने के, ऑक्सीजन देने का जीवंत प्रदर्शन किया। एसडीआरएफ के कमांडेंट भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज चौधरी ने इस प्रशिक्षण और जीवंत प्रदर्शन का निरीक्षण किया। कायलाना झील में एसडीआरएफ के जवानों ने अतिवृष्टि और बाढ़ में जनता को कैसे बचाया जाए इसका प्रशिक्षण किया। देखिए, जो एसडीआरएफ की जो ध्येयवाद है आपदा सेवा कटिबद्धता, जिसमें कि किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो प्राकृतिक है या मानव जनित है, उसमें प्रयास है कि पहले तो लोग अवेयर कर लें, और अभी कोई घटना हो जाती है तो बचाव राहत को कितनी त्वरित रूप से कर सकते हैं उसका एक डेमो देखने का यहाँ पे प्रयास हुआ है। जैसा कि कल एसडीआरएफ की जो एफ कंपनी है जोधपुर की, उसका निरीक्षण किया गया, और सुबह अभी जैसे कैलाना झील पे आपने देखा कि डूबते हुए लोगों को किस तरह से बचाने का प्रयास किया गया विभिन्न विधियों द्वारा। उस डेमो के द्वारा देखने का प्रयास हुआ कि हमारे जवान कितने फिट हैं, कितने त्वरित हैं, और किसी भी आपदा पे किस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। जो इनके पास जो भी इक्विपमेंट इनको मिल रहे हैं उस इक्विपमेंट का कितना बेहतर उपयोग ये कर पा रहे हैं। कठिनाई किस तरीके की इनको आती है सर, कहाँ पे? देखिए, इसमें एसडीआरएफ को देखें तो एसडीआरएफ सिर्फ पानी से रिलेटेड नहीं है। एसडीआरएफ के अंदर आप देखेंगे कि वो बाढ़ से रिलेटेड अलावा बिल्डिंग कलेप्स हो गया, रोड जो बड़े रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अलावा गैस रिसाव की जो घटनाएं हैं, इसमें एसडीआरएफ अपना त्वरित रिस्पॉन्स देने का प्रयास करता है। अभी आपने हाल में देखा 2 दिन पहले जयपुर में आमेर में जो बिजली की घटना हुई, उसमें भी हमारे एसडीआरएफ के जवानों ने अन्य एजेंसियों के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काफी बढ़िया रेस्क्यू किया है, जिसकी राज्य सरकार ने भी और उच्च अधिकारियों ने भी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और जिसमें इस साल का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.77 रहा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने इसकी घोषणा की है। कुल्लू के पुष्पिंदर ने 100 में 100% अंक प्राप्त किए हैं। कुल्लू के मोहाल स्थित एम्बेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने प्रदेश भर में नाम चमका दिया है। 3679 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की तर्ज पर 12वीं में भी मेरिट सूची जारी नहीं की है। विद्यार्थी वो 93,438 हैं। 5,220 विद्यार्थी फेल हो गए हैं और 702 विद्यार्थी हैं वो कंपार्टमेंट में रखे गए हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जो अंक दिए गए हैं संतुष्ट नहीं होंगे, इंक्लूडिंग दोज विद्यार्थी जो कि फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट में हैं, उन्हें अगस्त और सितंबर में मौका दिया जाएगा और वो अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ हाइलाइट्स इस 2021 के +2 की रिजल्ट की हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि यदि हम 3 साल का रिजल्ट देखें प्रीवियस 3 इयर्स का, तो +2 का एग्जामिनेशन अभी मैंने कहा जो दिया था उसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जो रिजल्ट बना है तो वर्तमान में 92.77% रहा, लेकिन 2019 और 20 में रिजल्ट 62.1% और 76.07%, 76.07% ऐसा रहा था। 2021 में कैंडिडेट्स जितने हैं आप देखें कि एक बच्चे के 100% मार्क्स आए, 500 से 500 मार्क्स लिए हैं, लेकिन 90 से 100 इतने अंक लेने वाले जो बच्चों की संख्या है वो 3679 है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबरों का। एमपी के अनलॉक होने के साथ ही इंदौर का चिड़ियाघर अब लोगों के लिए खुल चुका है। इंदौर चिड़ियाघर को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कई प्राणियों को लाया गया है, जहां तरह तरह के पशु पक्षी लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बन रहे हैं। और इसी तर्ज पर आज इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जूलॉजिकल पार्क में व्हाइट टाइगर को छोटे पिंजरे से बड़े पिंजरे में रिलीज किया गया। इसका शुभारंभ विधायक महेंद्र हार्डिया द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि ब्लैक टाइगर, येलो टाइगर भी जल्द लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे इंदौर का चिड़ियाघर अपने आप में पूरे प्रदेश भर में आकर्षक का केंद्र बनेगा। इंदौर का जो चिड़ियाघर है, जू है, वो जू में व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर और येलो टाइगर। येलो टाइगर तो अपने यहाँ बहुत पाए जाते हैं, किंतु व्हाइट और ब्लैक ये दोनों टाइगर इस जू के अंदर है। आज व्हाइट टाइगर को रिलीज किया है आज इंदौर नगर निगम ने, और शीघ्र ही हम ब्लैक टाइगर को भी रिलीज करेंगे। यहाँ पर जो बर्ड का एक पार्क बनाया है नगर निगम ने, वो भी वर्ल्ड क्लास है। इसमें तरह तरह के विदेशी पक्षी हैं और बहुत सुंदर पक्षी हैं वो। इसके साथ ही स्नेक पार्क जो है यहाँ का, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत प्रजातियों के सांप यहाँ पर इस स्नो जू के अंदर है। मैं नगर निगम को बधाई देता हूँ कि बहुत कम समय में उन्होंने इस जू को, चिड़ियाघर को अति सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। इसके साथ ही एक अच्छा काम नगर निगम ने यह भी किया कि जो बच्चों ने कोविड काल के अंदर पेंटिंग और स्लोगन लिखे थे, आज उन बच्चों को भी यहाँ नगर निगम ने पुरस्कृत किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देकर मैं उन सारे बच्चों को अपनी ओर से बहुत कमियाँ थी जिसको हम लोगों ने पूरी कर ली है। और आज माननीय विधायक महोदय ने समय दिया था, माननीय आयुक्त महोदय भी आने वाले थे क्योंकि ईसी होने के कारण नहीं आ पाएंगे। और आज व्हाइट टाइगर को हमने रिलीज कर दिया, क्योंकि तीनों वेरिएंट एक ही इंक्लूजन हम लोगों ने रख रखे हैं, ब्लैक, व्हाइट और येलो कलर के। अभी हम लोगों ने व्हाइट को रिलीज किया है। थोड़ा सा पेयरिंग में अभी कठिनाई है, अभी एक दूसरे का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी केवल व्हाइट को रिलीज किया है। धीरे धीरे हम लोग उनके सबकी पेयरिंग हो जाएगी, फिर एक साथ 1 बाय 1 रिलीज करेंगे। कहाँ से लाया गया सर? ये नंदन कानन से हम लोग लेके आए थे, करीब 1.25 महीने पहले लेके आए थे। अभी क्वारंटाइन पीरियड में ही रखा था इसको, और ये आज हमने इसको रिलीज़ किया फीमेल रागिनी नाम की व्हाइट टाइगर से भी। और धीरे धीरे हम लोग फिर दूसरे जो ब्लैक टाइगर है उसको भी हम लोग इसके साथ रिलीज करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री और उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के उज्जैन सर्किट हाउस पहुंचने पर पूर्व विधायक सतीश मालवीय ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। दरअसल प्रभारी मंत्री उज्जैन के महिदरपुर में जिला ग्रामीण के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे और इस दौरान प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया चर्चा के दौरान बताया कि आज घटिया और महिदपुर ग्रामीण कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहा हूं। ये मेरा रूटीन का दौरा है, मैं पहले भी यहां आ जाता। मंत्री के नाते रूटीन का दौरा है, ये निरंतर प्रक्रिया है। पहले यहाँ पर मैं आया था तो जिलाधिकारियों की बैठक भी हुई, पार्टी कार्यालय पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, हमारे पदाधिकारियों से मुलाकात हुई, आम जन से मुलाकात हुई है। और आज उज्जैन ग्रामीण की जिले की कार्य समिति की बैठक हो रही है, आज मैं उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कहा था कि खजाना पूरा खाली है, चवन्ने भी नहीं है, तो आप वित्त मंत्री हैं, किस प्रकार से योजना खाली होता है फिर कभी भरता है। ये
होता ही है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कोई भी आवश्यक खर्चे रुकेंगे नहीं और हम रुकेंगे नहीं। विकास भी होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च भी होगा और जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी। मंत्री जी कांग्रेस भी सरकार में रही है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है उनको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। अभी इसके पहले 15 माह कमलनाथ जी बैठे थे, वो अपने आप को जरा खुद अपने झांक। इंडोनेशिया कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में एशिया का नया हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। यहां 24 घंटे में पहली बार संक्रमण के 54,517 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से 991 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया में अभी तक 26 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और संक्रमण से 69,000 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। हालांकि यहां कोरोना के मामलों में ये इजाफा आंशिक लॉकडाउन लागू होने के बावजूद हो रहा है। इंडोनेशिया ने कोरोना के चलते धार्मिक स्थल, मॉल, पार्क तथा रेस्तरां सब बंद कर दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि डेल्टा वेरिएंट अब जावा की घनी की आबादी से निकलकर दूसरे इलाकों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस एक बार फिर से डराने लगा है, जिसकी तस्दीक करते हैं पिछले 24 घंटे में सामने आए मामलों ने। कोरोना के मामले यहां 42,302 नए मामले सामने आए हैं और 49 मौतें हुई हैं। ब्रिटेन में कोरोना केसों का ये दैनिक आंकड़ा 15 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। चिंता का सबब यह है कि कोरोना के मामलों में ऐसे वक्त में इजाफा देखने को मिल रहा है जब अगले सोमवार से ब्रिटेन सभी लॉकडाउन प्रतिबंध हटाने वाला है। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के वरिष्ठ वायरस ट्रैकिंग विशेषज्ञ प्रोफेसर टिम स्पेक्टर के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना की थर्ड वेव का पीक आ चुका है। टिम स्पेक्टर ने जानकारी दी है कि कुल संक्रमण के मामलों में 87.2% हिस्सेदारी उन वयस्कों की है जिन्हें वैक्सीन लगी है। ब्रिटेन में 6 जुलाई को 50% वो मामले सामने आए हैं जो टीका लगवा चुके हैं। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि देश में 2/3 वयस्कों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। चौबीस घंटे में 42,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना का सुपर कमबैक लगातार अब ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा की चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। मामले में कांग्रेस नेता बलजीत फोगाट ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे आमजन का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से हर चीज महंगी हो गई है और महंगाई का यह आलम है कि आम जन के परिजनों के सामने अपनी रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। आज पूरे प्रदेश में जो बढ़ती तेल की कीमतें उसके खिलाफ में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोग जो भी यहाँ पेट्रोल पंप पे आए सब यहाँ साइन कर रहे हैं कि जो तेल की बड़ी कीमतें उसको सरकार तुरंत वापस ले, क्योंकि आज रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम है, उसके बावजूद सरकार है वो आम आदमी को किसी तरह की राहत नहीं दे रही है। अगर उनको नीयत उनकी ठीक होती तो एक्साइज और वैट में कमी करके लोगों को राहत दे सकती थी। इसी के विरोध में आज सभी पेट्रोल पंपों पे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और पूर्व सांसद बहन श्रुति चौधरी और पूर्व जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं किरण चौधरी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के निर्देश पे सब लोग यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठे हुए और पेट्रोल पंपों पर ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। देखिए पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है कि हमारे हर घर में जो है बीमार पड़ी है, गरीब जनता सबसे ज़्यादा पीछी हुई है। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि इस तेल को जो है ना कहीं तो रोक दे, अब कहीं पेट्रोल को रोक दे, क्या है कि चलता ही जाएगा इतना महंगा काम कर दिया है कि हमारे हर एक और उसके ऊपर बहुत महंगा मार पड़ी है। हम इस महंगाई की विनती करते हैं कि हमारी इस महंगाई को रोक दी जाए, नहीं तो सरकार देख ले हम क्या करने वाले हैं। पूरे देश में किया है ये बढ़ते हुए तेल की महंगाई के ऊपर किया है। जो बढ़ती हुई महंगाई का तेल जो डीजल और पेट्रोल है कई राज्यों में 100 से पार चला गया है, जिसमें आम जन पर इसका असर पड़ा है। तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगाई बढ़ेगी, हर वर्ग की महंगाई बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत कम है और फिर भी तेल 100 के पार किया है। ये बीजेपी सरकार की जनता को गुमराह करने की बात है और तेल
अगर जीएसटी में तेल अंडर लाया जाए तो 32 से 40 रुपये तेल की कीमत घट सकती है। एमपी के शिवपुरी के करेरा थाना अंतर्गत राहुल ट्रेडर्स पर बीती रात चोरों ने दुकान का शटर का ताला तोड़कर हजारों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान मालिक ने बताया कि रोज की तरह रात 8 बजे दुकान बंद कर वो सोने चला गया था। जब सुबह घूमने निकला तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए हैं और उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रात को 8 बजे मैंने दुकान बंद की। इसके बाद मैं सोने खाना खा के सो गया। सुबह जब प्रातःकाल घूमने के लिए जाता था तो 5 बजे देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे। फिर मैंने शटर थोड़ी सी उठा के अंदर देखा तो गले में मेरे रात्रि के जो 90,000 रुपये थे तो मतलब वो चोर उठा के उसमें से ले गए वो। और सारी रिकॉर्डिंग जो सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थाने में FIR दर्ज कराई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।